Hello everyone. Today we are going to study the next topic of polity which is the structure of the constitution. हमने लास्ट क्लास में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया. आज हम क्या देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो वो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसी दिखती है, क्या क्या फीचर्स हैं, बेसिकली डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक एंड फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें उनके प्रोविजंस अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जानेंगे. आज ऊपर ऊपर का जान लेते हैं. ठीक है, मेरा नाम है शिवानी भार्गव. आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम लाइक 7 to 8 टाइम्स इसे क्लियर किया है, एफकैट सीडीएस दोनों, है ना. तो चलो शुरू करते हैं. टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले ये जान लो कि भाई ये 385 मेंबर्स जो थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन बहुत सारे एक्ट्स उन्होंने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हुए हैं. उसके अलावा ये जो 385 मेंबर्स थे ना, ये बहुत इनके पास फ्री टाइम था. इन लोगों ने लगभग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी किया, डिटेल स्टडी किया, और जो जो चीजें उनको अच्छी लग रही थी, ऐसे बोलते हैं जो चीजें अच्छी लगे हमको दूसरों की वो ले लेनी चाहिए, खुद में अडेप्ट कर लेनी चाहिए, और जो बेकार चीजें हो वो नहीं लेनी चाहिए. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सेम बात करी, सेम काम किया. जो प्रोविजंस बाहर के कॉन्स्टिट्यूशंस के अच्छे थे उनके चीजें हमने अडॉप्ट की, कुछ चीजें 1935 एक्ट की मिलाई और कुछ चीजें खुद से नई नई मिलाई एज पर द कंडीशंस ऑफ इंडिया. एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया, उसको फुल्ली उसको एस्टैब्लिश किया, फॉर्म किया. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके बाद भी क्राइम रेट हमारे यहाँ पर आपको पता है कैसी है, डेवलपमेंट पता है कैसी है, लेकिन बट यस वी आर डेवलपिंग. चलो शुरू करते हैं. हमने क्या क्या चीजें ली. अब देखो, ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था, इसलिए ज्यादातर जो चीजें हैं वो कहाँ से ली हुई हैं, वो ब्रिटिशर्स से ली हुई हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पास पार्लियामेंट होगी. रूल ऑफ लॉ, जो रूल होगा वो लॉ का होगा, किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का नहीं होगा. जो कानून में लिखा है उसका रूल होगा. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, जिस तरीके से रूल बनाएंगे. सिंगल सिटीजनशिप होगी, जैसे अमेरिका में होता है कि कनाडा की सिटीजनशिप अलग है, यूएस की अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पर बिहार में रहने वाला जो इंसान है उसको अलग से बिहार की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी और इंडिया की अलग से नहीं लेनी पड़ेगी. दूसरा, कैबिनेट सिस्टम वी हैव, कल की क्लास में पढ़ा था कि कैबिनेट सिस्टम क्या है, कि जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो वाला सिस्टम है. प्रेरोगेटिव रिट्स हैं अपने पास, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह को प्रिविलेज मिल रहे हैं वो क्या है. और बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म इज तो पार्लियामेंट ओनली, लेजिस्लेटिव सॉरी लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई. तो ये जितनी भी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कहाँ से ली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. क्वेश्चन एज इट इज आता है कि बताओ सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है, तो यू हैव टू मार्क ब्रिटेन. ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना. फिर आयरलैंड से हमने ली है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या होते हैं. फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट. हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं वो मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. वो हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से. और इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका क्या होगा, वो तरीका इज इम्पोर्टेंट, वो जो मेथड है वो क्या होगा, वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से. तो आयरलैंड ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं प्रेसिडेंट के लिए और जो नॉमिनेशन है उसके लिए, प्लस डीपीएसपी. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. फिर हमने यूएसए से क्या लिया है, अगर उसी प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है, यूएस बड़ा स्ट्रिक्ट होता है. ठीक है, जहां पर जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. तो अगर प्रेसिडेंट कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको उनकी पोजीशन से हटाने के लिए इम्पीचमेंट कर देंगे. उस प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट. ठीक है, फिर उनके पास क्या फंक्शंस हैं और वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या फंक्शंस हैं. अगर ये लोग ये फंक्शन पे नहीं खरे उतरते तो उनको इम्पीच कर देंगे, अदरवाइज इनकी ड्यूटीज ये हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज अगर कुछ गलती करेंगे तो भैया उनको भी निकालो सीट से. ठीक है, तो अपॉइंट, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि अपॉइंटमेंट्स होती है वेरियस पोजीशंस के लिए, पर ये पोजीशंस अगर गलती करती हैं तो उनको हटाने के प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से. इनके इम्पीचमेंट्स होते हैं. फिर फंडामेंटल राइट्स, लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो दो उनको.
जुडिशियल रिव्यू, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई जजमेंट दे दी और आज से 10 साल बाद कोई केस खुला और उनको लगा कि पिछली जो जजमेंट दी थी वो गलत दी थी, इसको चेंज कर देना चाहिए, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। या मान लो उनको नया जो केस आया 10 साल बाद वो सिमिलर टू दिस केस है, तो वो इसका सेम जजमेंट भी वहां पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होगी, किसी के अंडर नहीं आएगी, किसी से डरेगी नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर मतलब पहला जो पेज होता है, इंट्रोडक्टरी पेज, विच इज अ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज आर इंपॉर्टेंट। यहां से तो अगर क्वेश्चन फंसा तो पक्का एक क्वेश्चन आ जाता है, या मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस। मोस्ट रिपीटेटिव एरिया है इस एक स्लाइड में। ठीक है, हर दूसरी तीसरी बार में क्वेश्चन आ जाता है। देन वी हैव कनाडा। कनाडा से हमने लिया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, जहां पर क्या है, सेंटर हमारी स्ट्रांग है, स्टेट हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी सेंटर है, और ज्यादातर पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास है। तो और उसके बाद सेंटर किसको अपॉइंट करता है, हर स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। किससे ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी लीगल मैटर में। तो सी फॉर कनाडा और सी फॉर सेंटर। ध्यान रखना कि कनाडा ने तो भाई बहुत ही पावर किसको दे दी, सेंटर को दे दी हर चीज में। वही अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, रेसिडरी पावर्स उन्हीं के हाथ में है ना, सेंटर स्ट्रांग है और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन भी है। ठीक, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं बिल्कुल बीचों बीच की, ये ज्यादा एक्सट्रीम बात नहीं करते। कॉन्सेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट दिया है। हमारे पास तीन लिस्ट हैं। सेंट्रल लिस्ट में कौन रूल बना सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। और कनकरेंट लिस्ट वो है जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 108 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलता है जॉइंट सिटिंग। मान लो कोई भी रूल पास करवाने के लिए, कोई भी एक्ट बनवाने के लिए किसी भी लॉ को पास होना होता है किससे, लोकसभा से, और फिर जाता है वो राज्यसभा में, या राज्यसभा से और फिर आता है लोकसभा में, दोनों से पास होना होता है। पर अगर डेडलॉक आ गया है दोनों के बीच में और उनको पास करवाना जरूरी है, तो दोनों हाउसेस को एक साथ बिठा देंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा जॉइंट सिटिंग में बैठेंगे और फिर उसको पास करवाएंगे। ठीक है, उसमें फिर मेजोरिटी वगैरह होगी, वोटिंग करवा देंगे जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, और फिर उसको पास करके एक्ट बना देंगे। इट इज नोन एज जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब भैया ऑस्ट्रेलिया को फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स नहीं देंगे तो वो कैसे ट्रेड करेगा, कॉन्टिनेंट, उसको तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, फ्रीडम लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से ली। नेक्स्ट वी हैव यूएसएसआर या नाउ रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। यूएसए बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स दो, लोगों को हक दो, और रशिया कह रहा है कि लोगों को सिर्फ राइट्स ही क्यों दो, ड्यूटीज भी दो ना, कि तुम इस कंट्री में रह रहे हो तो तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं कंट्री के लिए। ठीक है, फिर आइडियल्स ऑफ जस्टिस दिए उन्होंने, किस टाइप की जस्टिस होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में लिखी है। फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया, कि हमारा जो नेता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हेड हैं, वो रिपब्लिक है, मतलब उनको हम इलेक्ट करेंगे और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहेंगे, इन ये हेरिडिटरी नहीं है। और कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी प्रियम्बल में है। ये तीनों वर्ड्स कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फिर जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पर अगर देश में इमरजेंसी आ गई, कुछ दिक्कत वाली बात है, तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दो। ये किससे लिया है, जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से लिया है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, अगर उसमें ही कोई त्रुटि है, उसमें ही कोई गलती हो रखी है, चेंजेस करने की जरूरत है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लो, क्या दिक्कत है ना, एज पर द न्यू रूल्स। जरूरी थोड़ी है कि जो बना दिया उसी को रखेंगे हम सालों साल, कई साल। फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं किस तरीके से इलेक्ट होंगे, ये कौन बताता है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो नॉमिनेट होने थे वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये आयरलैंड से लिया था। प्लस जो इलेक्ट होते हैं उनका तरीका कौन बताता है, ये साउथ अफ्रीका बताता है। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ जो है वो क्या प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश करती है। ठीक है,
तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है, जापान से। इतनी बात क्लियर हो गई, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वी हैव सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फीचर्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट टू मेमोराइज। We have lengthiest written constitution in the world, drawn from various constitutions, है ना. It is a blend of rigidity and flexibility. Means rigid है because Parliament can change any provision of the constitution, but not the basic structure. जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं कर सकते. अदरवाइज फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं. वी हैव फेडरल सिस्टम, मीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करती है, बट यूनिटरी बायस है, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट की कार्यवाही रुक जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करेंगी. ठीक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यस. फिर यहाँ पर जुडिशियरी सुप्रीम है ना, और पार्लियामेंट को सोवर्निटी है, यस. और हमारे पास इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है. फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वहां से हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है. सेक्युलर स्टेट मतलब कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती. गवर्नमेंट डू नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, प्रमोट एनी रिलीजन, इट डज नॉट प्रमोट. ठीक है. वो उसका क्या होता है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ईच एंड एवरी रिलीजन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि 18 प्लस पीपल कैन वोट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स 18 प्लस पीपल कैन वोट. सिंगल सिटीजन है अपने पास. कहाँ से लिया, ब्रिटेन से. इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं अपने पास, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी, एसपीएससी, ये सब है. इमरजेंसी प्रोविजंस है, देश में कभी आपातकालीन समस्या आ जाए तो क्या करेंगे. 3 टियर गवर्नमेंट वी हैव, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल में क्या आ जाएगा, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. तो वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन विद यूनिटरी बायस. कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, और लेबर सोसाइटी और टीचर सोसाइटी, यानी एनी सोसाइटीज जो वर्क करती हैं अलग अलग कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए. क्या इतनी बात क्लियर हो गई, हो गई या नहीं हुई, हो गई. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अपने पास जो पहला पन्ना कॉन्स्टिट्यूशन का आता है वो प्रियम्बल है. प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो क्या बताता है कि क्या फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव है. क्वेश्चन एक बार पीवाईक्यू में आया था कि विच प्रोविजन शोज द कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो इट इज द प्रियम्बल. इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स. फ्रेमर्स का इंटेंशन बताता है, हिस्ट्री बताता है, और कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. क्यों बना है, क्या इसमें है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती हैं. और इंट्रोडक्शन में कौन शो करता है, प्रियम्बल शो करता है. एक बार मैं रीड कर देती हूँ. कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एग्जैक्ट वर्ड्स पूछ लेते हैं कि क्या ये वर्ड प्रियम्बल में है या नहीं. इनफैक्ट अभी जो यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ था सीएससी का, तो उसमें एक लड़की को पूछ लिया था कि कैन यू रीड नहीं, डू यू रिमेम्बर प्रियम्बल. तो प्रियम्बल पूछ रहे थे, तो उसने पूरा का पूरा प्रियम्बल उसको रटा हुआ था, उसने बता दिया था तुरंत बोल के. क्या क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, कैसा बना रहे हैं हम इंडिया को, ध्यान से समझेंगे. हम इंडिया को बना रहे हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और हम अपने इंडियंस को क्या दे रहे हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस. जस्टिस कौन कौन सी दे रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. ठीक. लिबर्टी कैसी दे रहे हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. इक्वलिटी दे रहे हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी को प्रमोट करिए, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Please remember कि इसमें जो डेट लिखी हुई है वो 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है, पर हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं 1950. ठीक है. डेट याद रखना, क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं वो याद रखना, जस्टिस, इक्वलिटी,
लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। किस ऑर्डर में लिखे हैं ये भी याद रखना। सोवरन का मतलब है कि हम अपने खुद के राजा हैं, हम पे कोई रूल नहीं करता कोई दूसरी कंट्री। सोशलिस्ट मतलब कि हम समाजवादी हैं, है ना, कम्युनिटी को थोड़ा फेवर करते हैं। सेक्युलर मतलब गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन देती है। डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शंस होते हैं, है ना, वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और रिपब्लिक का मतलब क्या है कि उसको आप बदल सकते हो, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। और डेमोक्रेटिक मतलब कि लोगों की गवर्नमेंट, लोगों से मिलकर बनी है, कोई भाई बंदी नहीं है। फिर ये जो प्रियम्बल है ये कौन लेकर आया था भैया, ये जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, नाम ही है उसका जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये इन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 में। प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल। जब भी मैं बोलूंगी एनफोर्सिएबल तो ध्यान रखना कि अगर वो चीज अगर हो रही है, मतलब अगर नहीं हुई तो क्या आप उसको एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हो। तो प्रियम्बल, अगर मान लो प्रियम्बल में कोई बात लिखी है और वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो उसको एनफोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि हर चीज जो प्रियम्बल में लिखी है वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह में कहीं कहीं मेंशन है, तो अगर वो उनको एनफोर्स करवाना होता देन यू कैन मूव टू कोर्ट। बट प्रियम्बल को दिखाकर पॉइंट आउट करके यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स दैट प्रोविजन। ओके, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है। ये एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस आर्टिकल्स होता है। मान लो प्रियम्बल में कोई बात लिखी हुई है और आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है पूरी पूरी उसमें कोई बात लिखी हुई है और मीनिंग जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है दोनों चीजों के, तो उस केस में क्या होता है, इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल की हेल्प ली जाती है, ठीक है, टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। फाइन। अब प्रियम्बल का स्टेटस कैसा है, क्या वो वैलिड है या नहीं है, क्यों है, बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पेज है किताब का वो क्या है। तो इस पर 3 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। बेरूबेरी केस क्या बोलता है, प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वो बोलते हैं कि ये तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो ये कोर्ट में एनफोर्सिएबल है ही नहीं। ठीक है, मतलब वो लगा हुआ एक पेज लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई नॉट एनफोर्सिएबल। ये किसने बोला, बेरूबेरी केस ने। फिर केशव नंदा भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलते हैं कि भैया प्रियम्बल विल नाउ बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन। ये कोई सुप्रीम पावर नहीं है, ना कोई सोर्स है रिस्ट्रिक्शन का, ना कोई प्रोहिबिशन देता है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूज एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आपको इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट। फिर यूनियन गवर्नमेंट और LIC ऑफ इंडिया 1995 क्या कहती है, इसमें भी ये लोग उसी बात को जो इन्होंने केशव नंदा भारती में बोली वही बोला कि ठीक है वो इंटीग्रल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है प्रियम्बल पार्ट लेकिन डायरेक्टली एनफोर्सिएबल नहीं होगा। अगर आप कोई बात ऐसी बोल रहे हो जो प्रियम्बल में है प्लस फंडामेंटल राइट्स में है, तब आप उसके लिए एनफोर्स करवाने जा सकते हो, डायरेक्टली यू कैन नॉट गो। फाइन। फिर उसके बाद प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए इकलौता जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट वर्ड जिसको नहीं मालूम, इज द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। तो हर अमेंडमेंट जो भी होता है तो उसको नंबरिंग दे दी जाती है। 42nd अमेंडमेंट 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ही ज्यादा प्रोविजंस लाए गए थे। यहाँ पर क्या होता है कि केशव नंदा भारती जजमेंट आ जाती है, उसके बाद इसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया था थ्रू 46 अमेंडमेंट और इसमें 3 नए टर्म्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसका मैं बता नहीं सकती कितनी बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया है, कितनी बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू। तो प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और 3 टर्म्स जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी।
सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में डाला है और यूनिटी ऑफ द नेशन के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया है। ठीक है, समझ गए? ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये रीडिंग पर्पज से हैं, ये पहले ही बता दिए थे मैंने। फिर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मान लो कोई आर्टिकल, आर्टिकल मतलब पैराग्राफ्स, ये हमने देख लिया ना, मतलब प्रियम्बल देख लिया, उसके बाद जो अंदर हर पेज पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं। पहले तो पार्ट्स हैं, जैसे जैसे वो होता है ना, देखो आगे बताती हूँ। ये भी रीडिंग पर्पज से ही बता दिया था। जैसे इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडेक्स होता है जिसमें क्या लिखा होता है, सारे पार्ट्स लिखे होते हैं। पार्ट मतलब चैप्टर नंबर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और ये उनका टाइटल्स हैं। चैप्टर 1 का टाइटल है ये, और ये आर्टिकल नंबर, मतलब आर्टिकल्स मतलब कितने, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तो ये कितने पैराग्राफ्स हैं, 4 हैं, है ना, 1 to 4, और पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ऐसे करके है। तो ये यही बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं कि आर्टिकल नंबरिंग होती है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो अगर 1 के बाद अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो ना, 1A, 1B, तो उसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, उसी के अंदर कोई क्लॉज है। मान लो 1 के बारे में लिखा तो ये लिख दिया, फिर 1A करना है तो मतलब इसी के अंदर कोई क्लॉज है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में इनको ग्रुप कर दिया जाता है इस तरीके से। और अगर कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, एक कोई आर्टिकल नंबर है 1 और फिर है आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, अब मुझे कोई अमेंडमेंट करना है और मुझे इसके बीच में कोई प्रोविजन डालना है ना, तो अगर मैं इसके बीच में प्रोविजन डालूंगी तो मैं उसमें अमेंडमेंट नंबर क्या दूंगी वो तो मुझे पता नहीं है, मतलब अगर कोई दूंगी तो पूरी नंबरिंग बिगड़ जाएगी नीचे की। तो वो नंबरिंग को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम जो भी बीच में ऐड करेंगे उसको हम क्या, सेम आर्टिकल नंबर देंगे लेकिन बगल में कैपिटल लेटर लिख देंगे, 1 कैपिटल A, 1 कैपिटल B। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंट आर्टिकल है, रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोविजन। ये 1 और 2 दोनों से रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट है। तो अगर कैपिटल A और कैपिटल B या कैपिटल C अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर में किसी में जुड़े हो, समझ जाना कि वो बाद में जोड़े गए हैं थ्रू अमेंडमेंट, समझे? पहले के नहीं है, ओरिजिनली नहीं है। ठीक, हाँ, तो ये भी बता दिया मैंने, ये अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर बता दिया। और 42nd अमेंडमेंट में क्या आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज का अमेंडमेंट नंबर क्या है, 42nd ही है। और आर्टिकल 51A, मतलब आर्टिकल 51 कुछ और है, 52 कुछ और है, और 51A आपने बीच में जोड़ा तो वो क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते, इनसे नंबरिंग नहीं बिगड़ती। तो देखो, अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं मतलब चैप्टर्स, और 8 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग से कुछ लिस्ट वगैरह हैं जिनमें बहुत सारे नेम्स, नंबरिंग, प्रोविजंस ये सब दे रखे हैं, तो उनको शेड्यूल्स बोलते हैं। तो ओरिजिनल में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। At present we have 448 articles, 25 parts and 12 schedules. तो अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको प्रोविजन याद करना पड़ता है ना, आर्टिकल नंबर याद करना पड़ता है कि आर्टिकल 315 क्या बोलता है, 424 क्या बोलता है ना, वो सब याद रखना पड़ता है। तो उस वजह से अगर आप ऐसे बार बार चेंजेस करोगे, नंबरिंग चेंज करोगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये अल्फाबेट वाला कॉन्सेप्ट लाया कि हम बीच में डालेंगे और अल्फाबेट चेंज मतलब नंबरिंग चेंज नहीं करेंगे। तो उस वजह से एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो 395 है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 448 आर्टिकल्स की है, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं यहाँ से कुछ कुछ चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे, हर चीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेमिंग सबकी देख लो और ये आर्टिकल नंबर्स देख लो कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो पार्ट 4A बाद में ऐड किया हुआ है ना, क्योंकि 4 और 5 के बीच में 4A। ठीक, फिर पार्ट 5 यूनियन की बात करता है जिसमें पार्लियामेंट है ना, प्रेसिडेंट की पावर, यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। फिर स्टेट में कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज,
फिर सिक्स्थ क्या बोलता है, सिक्स्थ बोलता है स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेवेंथ है, सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में इसमें कुछ और डालते हैं। एट्थ वाला कहता है यूनियन टेरिटरीज, नाइन्थ कहता है पंचायत, 9A और 9B बाद में ऐड हुए थे, म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10th कहता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, फाइन। फिर 11th आ जाता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 12th इज फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट, नॉट इम्पॉर्टेंट। 13th बोलता है ट्रेड कॉमर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। सर्विसेज, यस 14th वाला इम्पॉर्टेंट, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ट्रिब्यूनल्स, ये अमेंडमेंट से आया है, इम्पॉर्टेंट। पार्ट 15 इलेक्शंस, इम्पॉर्टेंट। फिर पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन टू सर्टन क्लासेस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 18th में आ जाता है इमरजेंसी, 19th में आता है मिसलेनियस और 20 में आता है अमेंडमेंट। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ये किस पार्ट में गिवन है, पार्ट 20 में गिवन है, आर्टिकल 368, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पार्ट 21 क्या है, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है। पार्ट 22 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। तो ये 2021 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 20 तक इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना प्लीज। फिर उसके बाद हमारे जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स बेसिकली ओरिजिनली 8 थे, अब क्या हो गए 12 हो गए हैं। ये क्या है, ये लिस्ट है जिसमें कई सारे जो ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की लिस्ट है या टेबल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लो सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, सभी यूटीज के नाम लिखे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं, तो ये सब कहाँ लिखा है, शेड्यूल्स में। देखो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इनको अलग से रखते हैं। मान लो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी बहुत ही मोटी किताब है, ठीक है, और ये जो लिस्ट थी ये लगभग 100 पेजेस से ज्यादा की थी, 100 पेजेस से ज्यादा की थी, तो ये शेड्यूल बना रहे थे। तो क्या हुआ कि अगर उनको ऐड कर लेते मेन कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता, तो इस वजह से शेड्यूल्स को अलग रखा गया है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया, बट दे आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। नहीं, दे आर केप्ट सेपरेट, नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट के पार्ट नहीं है ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, ये आपको 1 से लेके 12 तक जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज ध्यान में रखना। और आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये शेड्यूल नंबर और प्लस प्रोविजन क्या है। तो शेड्यूल नंबर 1 बोलता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ऑल द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये कहां पर है, ये है आपका फर्स्ट शेड्यूल में। तो अब भाई पहली चीज क्या होगी कि देश में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये फर्स्ट स्टेट में हो गया, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड बोलता है कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जो सरकार चला रहे हैं उनके बारे में क्या प्रोविजंस हैं, तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, ये सारे जो लोग हैं। तो पहला शेड्यूल क्या हो गया, स्टेट एंड यूटी, सेकंड हो गया इंपॉर्टेंट ऑफिसेज, ठीक है। थर्ड हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट ऑफिसेज की ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलवाएगा भाई, है ना, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें। आपको ये पूरा जो मैंने लाइंस बाय लाइन लिखे हैं ये बस रीड कर लेना, और आपको ध्यान में बस इतना रखना है, थर्ड शेड्यूल मतलब ओथ, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल मतलब राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं हर स्टेट के हिसाब से, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन है, तो उसके बिहाफ में राज्यसभा में अलग अलग सीट्स एलोकेटेड है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, वो कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस दे दो किसको, शेड्यूल्ड एरियाज को और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स को, ठीक है। ये हमने देखा है पिछले बार, मतलब पिछले लेक्चर में जो पढ़ रहे थे उसमें भी देखा था। तो उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल क्या कहता है कि देखो फिफ्थ शेड्यूल कह रहा है कि ऑटोनॉमस एरिया दे दो, शेड्यूल्ड एरियाज किसको, जो भी ट्राइब्स हैं, जो लोग भी हैं उन लोग को दे दो ताकि वो अपना ऑटोनॉमी कर सकें। यहाँ पे सारे एरियाज आ जाते हैं जो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को अलग रखा है सिक्स्थ शेड्यूल में। इनको एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस तरीके से रूल, मतलब ऑटोनॉमस तरीके से सरकार चलाने को परमिशन है, ठीक है। क्या क्या होगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम। फिर सेवेंथ शेड्यूल क्या कहता है, ये 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन स्टेट कंकरेंट मैं समझा चुकी हूँ। एट्थ बात करता है लैंग्वेजेस की, है ना,
हमारे पास कितनी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। 9th शेड्यूल कहता है कि भैया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था, सबसे पहला चेंज जो हमने किया था वो यही किया था 1951 में। ये 9th शेड्यूल ऐड करता है और इसके बदले क्या इसमें क्या ऐड होता है पता है? जुडिशियल स्क्रूटनी। मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट, और इसमें लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी वगैरह भी है। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया तो उस पे मान लो सही है या गलत, तो उसका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये कोर्ट्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो वो तो हर लॉ पे उंगली अड़ा सकते हैं, है ना। हर लॉ को बोल देंगे ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्रोविजन अगर इन्होंने किस में रखा है, 9th शेड्यूल में अगर रखा है, तो वहां पर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं लगेगी। ठीक है, उसको ये लोग जुडिशरी नहीं देख सकती, जुडिशरी के एरिया के बाहर है वो वाली चीजें। ठीक है। देन वी हैव 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या कहता है कि भैया जो पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं, अगर वो मान लो एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी जाते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किनको? वो लोगों को जो कि डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करेंगे, है ना। ये 52nd अमेंडमेंट में आया है। तो 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से आया था। इसमें सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं किस तरीके से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट के जो वो होते हैं ना एमएलएज वगैरह, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर 11th वाला बोलता है पंचायत, बस इतना याद रखना है, पंचायत। और 12th बोलता है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। ठीक है, 11th और 12th, इतनी बात क्लियर हुई। फिर ये 7th शेड्यूल में मैंने बताया था ना कि कई सारी लिस्ट वगैरह होती हैं। ये बहुत ही लिमिटेड से प्रोविजंस हैं, इसके अलावा भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 50-60, मतलब इसमें मान लो 50 के ऊपर है, इसमें 60 के ऊपर है, इसमें भी कुछ है। तो वो आपको अलग से प्लीज रीड कर लेना। बाकी डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन यूनियन के अंदर आता है। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन स्टेट के अंदर। और एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये वाली चीजें किस में आती हैं? कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जो भी पार्ट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उनके नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ आर्टिकल नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान में रखने हैं। अमेंडमेंट नंबर ध्यान में रखने हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। प्लस जो जजमेंट्स हुई हैं वो ध्यान में रखनी है, और शेड्यूल्स याद रखने हैं। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्रोसीजर पूछ लेते हैं किसी के अपॉइंटमेंट का या किसी के इम्पीचमेंट का, बस। बाकी कोई चीज ध्यान में रखने वाली बात एज सच नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।